फ्रेंड्स, जब एक टीचर क्लास में जाता है तो उसकी पहली जो इच्छा होती है कि वह छात्रों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। एक सफल शिक्षक तभी आप बन सकते हैं और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आप तभी प्रदान कर सकते हैं जब आप एक पूर्व तैयारी के साथ अपने क्लास में जाते हैं। यानी कि आपको किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए एक पाठ योजना की आवश्यकता पड़ती है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ योजना के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं आज आपको पाठ योजना की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसकी रूपरेखा और उसका एक मॉडल भी आपके बीच में रखूंगा। निश्चित ही मान लीजिए, अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं तो पाठ योजना बनाने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, पाठ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, न सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए बल्कि साथ ही साथ जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो रोज अपने क्लासेस में बच्चों को फेस करते हैं और इसकी एक पूर्व तैयारी यानी पाठ योजना बनाने को लेकर के हम थोड़े से उसमें मंद पड़ जाते हैं। मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरा अपील है और मैं चाहूंगा कि आप जब भी क्लास में जाएं तो एक पाठ योजना के साथ जाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ योजना। पाठ योजना क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है, एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे ही पाठ योजना कहते हैं। मैं यहाँ आपको 3 शिक्षाविदों का मैं उनका डिफिनेशन बताऊंगा जिससे और ये क्लियर होगा। तो देखिए, सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ जानता है, मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था आपको कि जो पाठ योजना होगा वो टीचर क्लास के अनुसार बनाएंगे। क्लास में कैसे बच्चे हैं, बच्चों की यथास्थिति को देखते हुए हमें पाठ योजना बनानी होती है। तो पाठ योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। यह सिम्पसन ने पाठ योजना के बारे में कहा है। विनिंग और बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों की तथा प्रक्रिया का निर्माण करना ही पाठ योजना है। अगर हम बिनिंग और बिनिंग के अनुसार अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारा एक उत्तम क्वालिटी का पाठ योजना बनेगा। डेविस के अनुसार कक्षा में जाने के पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षक की अपूर्व तैयारी। बिना तैयारी के अगर आप जाते हैं तो मैं पहले भी बताया हूँ, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते। क्योंकि पाठ योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो पाठ योजना में शिक्षण के उद्देश्यों का विवरण स्पष्ट व व्यवहारिक होता है। पाठ योजना सरल व लिखित में होती है कि नहीं? छात्रों के क्रियाकलापों और अधिगम लर्निंग क्रियाओं का अच्छा ज्ञान होता है। उसमें क्या हम करते हैं तो नया ज्ञान और पहले के ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। शिक्षक को यह आभास रहता है कि उसका शिक्षण
कहाँ तक सार्थक रहा है। अगर हम पाठ्य योजना नहीं बनाते हैं तो हम अपने शिक्षण को सार्थक नहीं बना सकते और हमें कोई आभास नहीं होगा। ठीक है, उदाहरणों का हम यथासंभव प्रयोग करते हैं पाठ्य योजना में, ये ताकि उसकी रोचकता बनी रहे। आप क्लास में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं तो बच्चों को आप क्या कहिए, उन्हें मतलब रुचिकर आपको क्लास बनाना होगा। ठीक है, पाठ की अवधि, कक्षा के स्तर, विषय वस्तु का प्रकरण आदि सामान्य सूचना का उल्लेख रहता है और इन तीनों शिक्षाविदों की बातों से ये चीज़ क्लियर होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जब हम किसी क्लास के लिए पाठ्य योजना बनाते हैं तो हम उस क्लास की यथास्थिति को देखकर ही बनाते हैं। अब पाठ्य योजना की रूपरेखा मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना की रूपरेखा में सबसे ऊपर में हम लोग सामान्य सूचना भरते हैं या लिखते हैं। पाठ का शीर्षक, क्लास, कालांश अवधि, सब्जेक्ट, टॉपिक, प्रकरण, दिनांक, ये सभी चीज़ें सूचनाएं हम ऊपर में भरते हैं। दूसरा है समान उद्देश्य। तो लेखन प्रथम बिंदु के आधार पर समान उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। ये सब्जेक्ट के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो पाठ विशेष को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वह हमें उसमें लिखना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य समान उद्देश्य पर आधारित होते हैं, परंतु उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। ये 4 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम लोग ब्लैक बोर्ड, चौक, चार्ट, मॉडल, ये और भी आपके पाठ के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार ये आप नए चीज़ें भी ले सकते हैं सहायक सामग्री में। उसके बाद हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है वो बालक को पाठ से संबंधित जो ज्ञान पहले से है, जिसके आधार पर पाठ को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ का जो प्रारंभ होता है वही ये पूर्व ज्ञान हमें लिखना चाहिए। उसके बाद है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको ध्यान क्या रखना है कि आप जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो आप बच्चों के बीच में जिस तरह से बातों को रखने जा रहे हैं वो कितना अट्रैक्टिव है। तो देखिए, पूर्व ज्ञान के आधार पर टीचर प्रश्नों या चार्ट के द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न जो होता है ना, वो समस्यात्मक होता है। शुरू के 2 प्रश्न के ऐसे प्रश्न रखने चाहिए जिसका उत्तर स्टूडेंट जानता हो, और अंतिम क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बच्चों को आप उस टॉपिक पर लेकर के आए उस प्रश्न के थ्रू। तो यही है प्रस्तावना। उसके बाद है उद्देश्य कथन। पाठ में जिस उद्देश्य का वर्णन किया गया है वो उद्देश्य को इसमें लिखना चाहिए। अब है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आप इसको प्रस्तुतिकरण कर लें। प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आपको क्या करना है कि लेसन प्लान के इस भाग में छात्रों के सम्मुख आपको स्टूडेंट के सामने जाकर के नया ज्ञान प्रस्तुत करना है। इसके लिए जो 2 भागों में इसको विभक्त कर दिया जाता है। एक भाग में अध्ययन स्थितियां और दूसरे भाग में अध्ययन बिंदु लिखते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो विभिन्न शिक्षण पद्धति को अपना सकते हैं प्रस्तुतिकरण के लिए, और विभिन्न प्रविधियों
जैसे श्रव्य दृश्य विधियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आजकल तो आप जान रहे हैं टेलीविज़न से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, टैब से पढ़ाया जा रहा है। आप श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। विषय वस्तु को 1 या 2 सोपानों में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जो है वो है बोध प्रश्न। अब है, मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें बोध प्रश्न। देखिए ये बोध प्रश्न, तो शिक्षक पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछता है, जो बोध प्रश्न कहलाता है। आप इसमें जो आप पढ़ाए हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछना है, जिससे बच्चों को इसकी जानकारी हो जाए। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य। आप मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर जो आप कार्य करवाते हैं, शिक्षक द्वारा जो पढ़ाए गए प्रयोग आदि के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि हमने जो पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष निकला। और टीचर को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बात जो स्टूडेंट है वह स्वयं ही निष्कर्ष निकाल ले, तब आपका जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होता है वो कंप्लीट होता है। जब स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर सारांश की नकल करते हैं, यानी कि आपका जो आप पढ़ाए उसका एक समरी आप जो लिखते हैं उसका नकल करते हैं, तब शिक्षक का क्या दायित्व होता है? शिक्षक का दायित्व होता है कि वो निरीक्षण करे कि वो कैसे नकल कर रहे हैं, ताकि उन्हें लिखने में किसी तरह की समस्या ना हो। ठीक है। उसके बाद होता है क्लास वर्क। तो आप छात्रों को पाठ से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए आपको देना चाहिए क्लास वर्क में, कि जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें बताओ मैंने क्या क्या पढ़ाया। उसके आधार पर आप कुछ क्वेश्चंस एराइज कर करके बच्चों के बीच में रख सकते हैं। अगला जो है वो 12वां जो इसमें आपका बिंदु होगा वो होगा निरीक्षण कार्य। इसमें दिए गए कार्य का आपको क्या करना है? निरीक्षण करना है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। तो टीचर जो पढ़ाते हैं वो ऐसे प्रश्न से पूछे जाते हैं जो पाठ से संबंधित हो, और जिससे यह ज्ञान हो जाए कि बालकों ने कहाँ तक नया ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्जित कर लिया है। पहले से जो जानते थे उससे तो बिल्कुल नहीं, आपने जो पाठ पढ़ाया उससे वो कितना ज्ञान अर्जन किए, यही आपका मूल्यांकन होगा। आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें आप ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो पाठ को दोबारा समझाने के लिए आपको ये इन प्रश्नों के माध्यम से आप पूरा तरह से फिर से आप पाठ को एक तरह से समराइज कर दें बच्चों के बीच में। और जो सबसे लास्ट वर्क है वो है होमवर्क। होमवर्क तो आपको देना ही देना है। अगर आप एक लेसन प्लान का जो सबसे आखिरी बिंदु जो है गृह कार्य, वो बहुत ही अर्जेंट है, ताकि बच्चों को जो आप पढ़ाए वो घर एक ड्यूरेशन के बाद कितना वो बेहतर तरीके से। तो लेसन प्लान में सबसे पहले हम लोग सामान्य सूचना, विद्यालय का नाम, कालांश, दिनांक, वर्ग, विषय। मैंने यहाँ पर विज्ञान का लेसन प्लान बनाया है तो भाई विज्ञान लिख रहा हूँ। समय अवधि 45 मिनट। प्रकरण क्या है? तो साउंड, ध्वनि। शिक्षण उद्देश्य, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट उद्देश्य में हम लोग 4 प्रकार के विशिष्ट उद्देश्य के बारे में जाने थे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, और चौथा कौशलात्मक। यानी उसमें देखिए विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और ज्ञानात्मक में हम लोग क्या सीखेंगे, बच्चों को ज्ञानात्मक क्या प्रदान कर रहे हैं, तो छात्र ध्वनि का प्रत्यस्मरण करेंगे, छात्र ध्वनि का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये ज्ञानात्मक के अंतर्गत। बोधात्मक, छात्र ध्वनि की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ध्वनि से परिवर्तन को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र ध्वनि के बारे में दूसरों को बता सकेंगे, छात्र ध्वनि से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र ध्वनि की संरचना को मॉडल द्वारा समझा सकेंगे, ये स्किल आएगी छात्रों में। ये हमारा उद्देश्य होगा, शिक्षण उद्देश्य होगा, यानी विशिष्ट उद्देश्य होगा।
आवश्यक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, ये सब हम ले सकते हैं। उसके बाद लेते हैं, और अगर कुछ और आवश्यकता हो, अगर देख रहे हैं, आप देखते हैं कि और कुछ ज़रूरत है तो आप इसमें ले सकते हैं। मॉडल व अन्य उपयोगी सामग्री, ये हो गया आवश्यक सामग्री। शिक्षण बिंदु हमारा क्या है? ध्वनि का अर्थ, मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि। शिक्षण विधि यहाँ पर क्या है? प्रश्नोत्तर, प्रश्न के माध्यम से। व्याख्यान विधि, व्याख्या करके। कथन विधि, कह करके। छात्रों को बीच बीच में हम प्रश्न पूछ करके, और छात्र और अध्यापक के बीच में एक जुड़ाव बना रहे, इसलिए ये तीनों विधि, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान विधि और कथन विधि, मैंने यहाँ लिखा है। पूर्व ज्ञान, छात्र ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी पहले से रखते हैं कि आवाज़ के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर वो आप जब पूछते हैं तो पूर्व ज्ञान में हम लोग बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? और प्रश्न किस तरह का हम लोग पूछते हैं, ये प्रस्तावना में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, प्रस्तावना में हम लोग यहाँ पर क्रम संख्या है, छात्राध्यापक, छात्र क्रियाएं। देखिए, पहला, पटरी पर कौन सा मतलब क्या चलता है, या कौन सा लिखा गया क्या चलता है, तो रेलगाड़ी। साधन क्या है? रेलगाड़ी। ठीक है। दूसरा, रेलगाड़ी के स्टेशन पर आने पर क्या सुनकर यात्री आते हैं, तो रेलगाड़ी का हॉर्न। ये बच्चे बताते हैं, है ना। टीचर ये प्रश्न पूछ रहे हैं और छात्र यहाँ पर उसका आंसर दे रहे हैं। देखिए, ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। उसके बाद हॉर्न से क्या निकलता है, तो बच्चे बोलेंगे ध्वनि। ठीक है। अब ध्वनि से आपका क्या आशय है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चे चुप रहेंगे, ये समस्या हो जाएगी बच्चों को। ठीक है। तो उद्देश्य कथन यहाँ पर आएगा, तो हम लोग शुरू करेंगे कि अच्छा तो बच्चों, आज हम ध्वनि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और हम अपने ध्वनि चैप्टर को बहुत बारीकी से और बेहतर तरीके से, ऐसा कि बच्चों को एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ आ जाए। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। आप जब पूरा पाठ पढ़ा लेते हैं तो बच्चों से आप क्या करते हैं, तो आप उनसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसे बीच बीच में पूछना ही है, लेकिन ये पुनरावृत्ति प्रश्न जब आप खत्म कर लेते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पर आप पूछते हैं, मानव किसकी सहायता से ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन किसे कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछ करके जब उनका आंसर वो देते हैं, तो आपका ये जो उद्देश्य है, वो विशिष्ट उद्देश्य, ये पूरा होता है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हम देते हैं, जैसे कंपन की आवृत्ति अधिक होने में क्या अधिक होता है, तारत्व या जड़त्व, है ना। फिर जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, पॉइंट 2 बिंदु श्वास नली के द्वारा, वाक तंतु के कंपन से। ये 2 में से एक सही होगा, ये बच्चे बताएंगे। तो बच्चों के सामने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रख करके हम लोग उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद है गृह कार्य। हम ध्वनि को कानों द्वारा किस प्रकार सुनते हैं, ऊर्जा या प्रकाश। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग दे सकते हैं। गृह कार्य में आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न दे सकते हैं, अगर आप वो बेहतर तरीके से, अगर उसका बच्चों ने अध्ययन किया, तो आप इस तरह के भी प्रश्न दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपको एक लेसन प्लान बना करके बताया है। मैंने एक रूपरेखा बताया, उसके बाद मैंने एक लेसन प्लान बताया। मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से अब आगे जा कर के जब अपने क्लास में जाएंगे तो एक बेहतर लेसन प्लान के साथ जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में।